नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि भर्ती परीक्षाओं में आए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। आज का हमारा टॉपिक सिंगल फेज मोटर का है। कुछ टॉपिक्स पर हम वीडियो पहले दे चुके हैं, आप उन सभी प्रीवियस वीडियो को भी देखें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के नोट्स आपको चैनल पर और भी मिलते रहेंगे, पहले से भी काफ़ी नोट्स अपलोड है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है और पेड कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ का उद्देश्य है कि पर्टिकुलर टॉपिक के वो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सर्वाधिक भर्ती परीक्षाओं में आते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक बार आए प्रश्न को हमने लिया है। इसमें क्वेश्चन का लेवल इजी या हार्ड ये हमें नहीं देखना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि 2 या 2 से अधिक बार जो प्रश्न पेपर में आया है वो 25 क्वेश्चन हम आपको आज इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं। सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना एक स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जितना आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी एनवीसी के आर्मेचर से लगातार चैटरिंग की आवाज़ किसे इंगित करती है? दोस्तों, एसी का जो कॉन्टेक्टर होता है ना, 9 वोल्ट कॉइल जिसको बोलते हैं, वो कॉइल आर्मेचर को पिकअप कर लेती है, यानी कॉन्टेक्टर को होल्ड कर लेती है, लेकिन वो चटचटाट करता है। एक्चुअल में क्या कि एसी में फेज स्प्लिट करवाने के लिए शेडिंग रिंग लगाई जाती है, और अगर वो शेडिंग रिंग काम करना बंद कर देती है, यानी वो ओपन हो जाती है, तो वो आर्मेचर लगातार चैटरिंग की आवाज़ करता है। इस चैटरिंग को रोकने के लिए शेडिंग रिंग ही लगाई जाती है। एसी रिले में भी होती है, एसी कॉन्टेक्टर में भी होती है। डीसी में शेडिंग रिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। सी उत्तर अपना यहाँ सही रहेगा। अगला सवाल है, 230 वोल्ट एसी सप्लाई से 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यानी डीसी सीरीज मोटर है, सेम वोल्टेज पर अगर उसे एसी दे देंगे तो क्या होगा? ध्यान रखना, डीसी का इक्विपमेंट जब एसी पर चलता है ना, तो वो जलता तो कभी नहीं है, ये ध्यान रखना। चाहे वो डीसी का रिले एसी पर लगा दो, चाहे डीसी का कॉन्टेक्टर एसी पर लगा दो, लेकिन गलती से अगर आपने एसी वाले इक्विपमेंट को डीसी दे दी तो वो तुरंत जल जाएगा। मतलब अगर आपने एसी रिले है कोई, उसको डीसी दे दी, एसी की कॉइल है कोई, उसको डीसी दे दी, तो वो तुरंत जल जाएंगे। इसका कारण क्या है कि वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस अब्सेंट होता है और करंट हाई चलती है। डीसी पर जब आते हैं ना, जो कॉन्टेक्टर हो, मोटर हो, इस तरह के, तो इनमें एफिशिएंसी कम होती है, स्पार्किंग अधिक होती है। मोटर के मामले में ये उत्तर देना। कॉन्टेक्टर के मामले में आप उत्तर दे सकते हो कम एफिशिएंसी और अधिक शोर, नॉइस बहुत करेगा। वही जैसे अभी अपन चैटरिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि डीसी के लिए डिज़ाइन किया हुआ था, शेडिंग रिंग तो उसमें था नहीं, इसलिए वो एसी पर आते क्या करेगा? चटचटाट करेगा, चैटरिंग बहुत अधिक होगी। इसी तरह से रिले का उत्तर दे सकते हैं आप, यानी एसी में कम दक्षता, अधिक शोर, अधिक स्पार्किंग के साथ हमारा इक्विपमेंट जो है वो काम करेगा। अगला सवाल है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्प्लिट फेज टाइप मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है? प्रतिरोध और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में सवाल पूछा है। देखो, स्टार्टिंग वाइंडिंग की संरचना आप सबको अच्छे से पता होगी कि वो पतले तार और अधिक टर्न का होता है, राइट। अब पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, हम सब जानते हैं, और जब प्रतिरोध अधिक होता है तो ध्यान रखना इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरकीय प्रतिघात कम होगा। डी उत्तर कर देना। उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रेरकीय प्रतिघात। मान लीजिए रनिंग वाइंडिंग के लिए पूछ लेता ना, तो फिर ए उत्तर आता, निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रेरकीय प्रतिघात।
क्योंकि रनिंग वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की होती है। वैसे इनके एक्चुअल टर्मिनल पूछे तो ध्यान रखना U1 U2 और Z1 Z2 होते हैं। वैसे हम साधारण भाषा में इनको R1 R2 और S1 S2 लिखते हैं। अगला सवाल, कैपेसिटर स्टार्ट और रन दोनों कंडीशन में लगा हुआ है साइक वाइंडिंग के साथ सीरीज में, तो इस कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होगा। देखो, कैपेसिटर स्टार्टिंग में भी लगा हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर के प्रारंभ में और मोटर को चलाने में भी सहायक घुमावों के साथ श्रेणी क्रम में चल रहे कैपेसिटर का। देखो, जब कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ हो ना, तो पहला उद्देश्य उसका टॉर्क इंप्रूव करना होता है, ठीक है, यानी वो टॉर्क को बढ़ाता है। लेकिन जब रनिंग में लगा रहे ना, तो क्योंकि ये जब वाइंडिंग के साथ लगा होगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग लीडिंग करंट लेगी, तो इससे पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट भी हो जाता है, राइट। तो डी उत्तर होगा, ए व डी दोनों सही है, यानी पावर फैक्टर को भी सुधारता है और टॉर्क को भी सुधार देता है। हाँ, अगर केवल पैरेलल में लगा रहता ना, केवल पैरेलल में होता तो फिर केवल पावर फैक्टर सुधार ना आता, ये ध्यान रखिएगा। कैपेसिटर के कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कैपेसिटर बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप इसके बारे में जितनी चीज़ें पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। आगे देखो, यदि सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा। देखो, कैपेसिटर ही अगर शॉर्ट हो गया तो फेज को स्प्लिट कौन करेगा। जब फेज स्प्लिट नहीं होगा तो सिंगल फेज मोटर चलेगी कैसे। सिंगल फेज मोटर की तो पूरी कार्यप्रणाली फेज स्प्लिट पर ही टिकी हुई है, फेज बंटेंगे तो मोटर चलेगी। अगला सवाल, सिंगल फेज मोटर में जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, दो तरह की कैपेसिटर होते हैं ना, एक स्थायी रूप से लगा रहता है, उसको रनिंग कैपेसिटर बोला जाता है। एक केवल स्टार्टिंग के समय लगा रहता है, रनिंग में हट जाता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का होता है और रनिंग कैपेसिटर जो होता है वो पेपर कैपेसिटर प्रकार का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ जोड़ा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो उद्देश्य होता है वो भी यही है कि 75% या इससे अधिक गति पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से हटा देना। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कुछ जगह सेंट्रीफ्यूगल स्विच का पर्पज़ केवल कैपेसिटर को हटाना भी होता है और कुछ जगह स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों को हटाना होता है। फॉर एग्जांपल, स्प्लिट फेज मोटर में, यानी जिसको अपन विभक्त कैलापरेड मोटर बोलते हैं, उसमें केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाता है क्योंकि कैपेसिटर होता ही नहीं है। दूसरी बात, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को हटाता है। तीसरी बात, डबल कैपेसिटर मोटर में केवल उच्च मान के कैपेसिटर को हटाता है, जबकि निम्न मान का कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट में स्थायी रूप से लगे रहते हैं। तो इसका फंक्शन मोटर पर डिपेंड करता है, इतना ज़रूर आप याद रखें। अगला सवाल, किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रनिंग में पावर फैक्टर उच्च होगा। देखिए, पावर फैक्टर उच्च जब इस तरह से सवाल आपको दे दे तो फिर आपको कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जाना होगा, क्योंकि इस मोटर में कैपेसिटर रनिंग में भी लगा हुआ है, तो वो रनिंग के समय स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगातार लीडिंग करंट प्रवाहित करवाता रहेगा। अगला सवाल, सिंगल फेज मोटरों को स्टार्ट करने की सबसे उपयुक्त और सस्ती विधि है। तो सबसे बेटर विधि कैपेसिटर को ही माना जाता है, क्योंकि कैपेसिटर से फेज स्प्लिट आसानी से हो जाता है। अगला सवाल, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का उद्देश्य क्या है। सिंगल फेज मोटरों में फेज स्प्लिट करने के 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है प्रतिरोध लगाकर, दूसरा होता है कैपेसिटर का उपयोग करके और तीसरा होता है अपने इसे शेडिंग रिंग का उपयोग करके। इसमें मेन पोल को 2 भागों में बांट देते हैं। तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाना, इसका उद्देश्य होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देना, या फिर एक फेज को 2 फेज में बांटना, ये उत्तर भी आप लिख सकते हैं। अगला सवाल, उस मोटर का नाम बताइए जिसके रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदल सकते। तो शेडेड पोल मोटर है, क्योंकि इस मोटर के घूमने की दिशा जो है वो हमेशा सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ही होती है, इसलिए आपने जिस तरफ शेडेड पोल रखा है मोटर उसी तरफ घूमेगी। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए आपको
डबल सेडेड पोल का उपयोग करना पड़ सकता है। अगला सवाल, स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम किसका होगा? ऑप्शन ध्यान से आप देखेंगे तो पता लग जाएगा, सेडेड पोल मोटर का सबसे कम होता है। कंपेरेटिवली हाई पूछे तो यूनिवर्सल मोटर भी है, रिपल्सन मोटर भी है, इन दोनों का 450% टॉर्क होता है। सबसे कम पूछा गया है, सबसे कम सेडेड पोल मोटर का ही होता है। मोटर ओवरलोड पे तो कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अगला सवाल, सेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी पूछा है, बहुत ही कम दक्षता है। सबसे कम दक्षता वाली मोटर यही है, 5% से लेकर 35% तक इस मोटर की दक्षता होती है, जैसा कि अपने डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यूनिवर्सल मोटर कौन सी सप्लाई पर चलेगी? तो यूनिवर्सल AC DC दोनों पर काम कर सकती है। आर्मेचर और फील्ड दो इसमें वाइंडिंग होती है, या तो आर्मेचर के या फील्ड के सिरे बदल कर इसके घूमने की दिशा बदली जाती है, और अच्छा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अगला सवाल, AC DC दोनों पर काम करने के लिए किस मोटर को डिज़ाइन किया गया? अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन तो सेम ही है, यूनिवर्सल मोटर आएगा, लेकिन आया है एग्जाम में बार बार, इसलिए हमने लिखा है। खैर 2 क्वेश्चन सेम हो गए, इसको चाहते तो हटा देते, इसकी जगह कोई दूसरा ऐड हो जाता। चलिए अगला सवाल, किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्चतम होगा? देखो इस तरह के ऑप्शन जब आते हैं तो यूनिवर्सल मोटर के साथ ही जाना, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 450% के आसपास माना जाता है रेटेड टॉर्क का, ठीक है। और ये एकमात्र यही वो इंडक्शन मोटर है जिसके मामले में गति भी 3000 RPM से अधिक हो सकती है। जनरली इस मोटर की गति 3000 से 12000 या कुछ जगह 3000 से 18000 RPM भी हमें दर्शाया होता है। अगला सवाल, यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे? तो यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा बदलने का एक ऑप्शन तो है, या तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे बदलो या फिर फील्ड वाइंडिंग के सिरे बदलो। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आर्मेचर जो होते हैं ना, इसी पर ब्रूस लगे रहते हैं, तो ब्रूसों के कनेक्शन बदल कर भी हम दिशा बदल सकते हैं। ध्यान रखना, जो रिपल्सन मोटर होती है उसमें ब्रूसों की स्थिति बदली जाती है, कनेक्शन नहीं बदले जाते। यहाँ कनेक्शन बदलने की बात कर रहा है, यानी आर्मेचर के सिरे बदलने की ही बात हो रही है। घरेलू मिक्सर ग्राइंडर में मोटर कौन सी है? तो शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सर्वव्यापी मोटर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है। यूनिवर्सल मोटर जो है वो घरेलू मिक्सर ग्राइंडर में यूज की जाती है। आगे देखो क्वेश्चन पूछ लिया, किस में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं होता? यानी ये एक 100% पूरे चांस रहेंगे पेपर में, आपके पेपर में, कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग जरूर आपसे पूछा जाए। यूनिवर्सल मोटर का सवाल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मोटर है। तो देखो मिक्सर ग्राइंडर में भी होती है, ड्रिल मशीन में भी होती है, सिलाई मशीन में भी होती है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं होती। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सी मोटर होती है? स्टेरेसिस मोटर होती है, ताकि वहाँ पर कोई शोर नहीं हो, प्रचालन रहित शोर माना जाता है। और आगे फिर दे दिया, वैक्यूम क्लीनर में किस मोटर का उपयोग करोगे? तो वैक्यूम क्लीनर में भी यूनिवर्सल मोटर ही होती है। और स्टेपर मोटर का कोण पूछा है, स्टेप कोण 45 डिग्री का है, तो इसको रिजोल्यूशन प्रति चक्कर कितना होगा? देखो मोटर जब पूरा राउंड लेती है तो वो 360 डिग्री का माना जाता है। 360 डिग्री में 45 डिग्री का भाग दे दो, उत्तर आएगा 8। ये 8 जो है मोटर का रिजोल्यूशन कहलाएगा। AC सर्वो मोटर क्या है? सर्वो मोटर मूल रूप से 2 फेज़ की एक इंडक्शन मोटर होती है, AC सर्वो मोटर बोलते हैं इसको। और इसकी डिटेल आपको थ्योरी की PDF उसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगला सवाल है कि कौन सी सिंगल फेज मोटर के रोटर पर कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होती? तो वो है हिस्टैरिसीस मोटर, क्योंकि इसका रोटर जो है वो कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है, जैसा कि अगले प्रश्न में पूछ रहा है। यानी लेमिनेटेड नहीं होता है, वो कठोर होता है, क्योंकि ये हिस्टैरिसीस लॉस के सिद्धांत पर ही काम करती है, नियत गति वाली मोटर है। रोटर में धारणशीलता अधिक रखी जाती है, मतलब रोटर हाई रेटेंटिविटी वाले मटेरियल से बनता है। हाई रेटेंटिविटी के कारण हिस्टैरिसीस लॉस अधिक होगा और मोटर में टॉर्क उतना ही अधिक बनेगा। और अगला भी हिस्टैरिसीस मोटर का ही है कि कौन सी मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन से फ्री है? तो इसमें भी अपने हिस्टैरिसीस मोटर आएगा। यांत्रिक और चुंबकीय दोनों कंपनों से ये मोटर मुक्त मानी जाती है। बस दोस्तों, ये थे 25 प्रश्न
सिंगल फेज मोटर के जो पेपरों में सर्वाधिक आए। आपको अगर टेस्ट देना पड़ता तो इन 25 में से आपका कितना नंबर आता, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। सीरीज़ पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको सीरीज़ कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए।